कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फिर चमन में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जगी, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़ में जाने का नाम। बोलते हैं यूट्यूब चैनल में आप सब जितने नाजरीन दर्शक हैं, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त सनसन डेविड। इससे पेश करके मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, एक गुजारिश है, निवेदन है कि आप बोलते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम ऐसी पर्सनैलिटीज, व्यक्ति या ऐसे लिविंग सेलिब्रिटीज भी कह लीजिए, जिनको हम आपका तारुफ करवाते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू होती है, जिनके थ्रू हम हिंदुस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सॉफ्ट पावर है, इस सॉफ्ट पावर का हम प्रचार करते हैं। और वो सॉफ्ट पावर जो है उसमें ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज है। तो उससे मुतालिक म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, इससे जितने रिलेटेड हमारे लिविंग सेलिब्रिटीज हैं, उनका एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। डेटाबेस ये इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि फ्यूचर की जनरेशन जो पॉस्टेरिटी है वो इस तमाम चीजों को देखेगी। अगर किसी को मसलन डांस से रिलेटेड कुछ या भरतनाट्यम पे या क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में करनी है, तो बोलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ अपना रुख कर सकता है। तो ये इस बड़े पर्पज से भी एक काम हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज की इस श्रेणी के अंदर मैं आपको सीधा लिए जा रहा हूं दरभंगा। एक बड़ी मशहूर जगह है बिहार में, और दरभंगा म्यूजिक के लिए, अपने आर्ट कल्चर के लिए बहुत ही पॉपुलर है। और वहां सीधे इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी। बहुत बहुत स्वागत है लावण्य जी, प्रोफेसर लावण्य जी। नमस्कार सर, आपको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। आपने इस इतनी बड़ी श्रृंखला में मुझे यह अवसर दिया, मैं आपके आगे बहुत नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा प्रोफेसर लावण्य जी, बहुत सारे सवालात आपको देख के लग रहा है, क्योंकि देखिए डिजिटल वर्ल्ड के आने के बाद अचानक से जब कोरोना का सिस्टम करीबन 3.25 साल बाद पहले जो शुरू हुआ, उससे जो है डिजिटल इतना प्रोसेस में आ गई दुनिया कि डिजिटली मिलने लगे। और ये उसी का परिणाम कि मैं दरभंगा में, आप है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और एक मुलाकात देखिए हो रही है, और तमाम दुनिया के जितने नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि दरभंगा का नाम आते ही बड़ा मजा, सेंसेशन पैदा होती है आर्ट कल्चर से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दरभंगा कहाँ है, कैसा है और क्या है, और क्या किस लिए पॉपुलर है? दरभंगा एक बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है। अच्छा। हर तरह से यहाँ बहुत समृद्धि है, कला के माध्यम से, कला के क्षेत्र में इसका बहुत नाम है। और पूरे पटल पर, भारतीय पटल पर बिहार में दरभंगा को संगीतज्ञों ने, कला क्षेत्र के मर्मज्ञों ने, साहित्यकारों ने, शास्त्रज्ञों ने, मीमांसकों ने इसे बहुत सुंदर ढंग से दरभंगा को, इस मिथिलांचल के इस शहर को, पूरे मिथिलांचल को सजाया है, विश्व पटल पर इसको स्थापित किया है। और संगीत के क्षेत्र में तो दरभंगा घराना कहे, उसे हम अमता घराना के भी नाम से जानते हैं। उसके कारण भी यह प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और संगीत के क्षेत्र में यहाँ के कलाकारों ने परचम लहराया हुआ है। और आज यह इसके वरीय कलाकार, युवा कलाकार सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं।
अच्छा जिसका प्रोफेसर, अनुकरण किया जी जाता है। जी 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 जी, ये बहुत अच्छा आपने अच्छे तरीके से बताया दरभंगा के बारे में, क्योंकि दरभंगा घराना और दरभंगा से निकले हुए बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कि पूरी दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन डायरेक्टली राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दैट वी कैन से दैट वी आर हियरिंग फ्रॉम यू अबाउट दरभंगा एंड यू आर सिटिंग इन दरभंगा एट द मोमेंट एंड वी आर एंजॉयिंग योर टॉक। अच्छा ये बताइए प्रोफेसर जी कि आप का तो सब्जेक्ट है, डोमेन जो है वो काफी बड़ा है। जो मैंने आपका बायोडाटा देखा उसके अंदर कई तरीके की चीजें हैं, और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं कहाँ अपने को इस परमिटेड टाइम के अंदर मैं इतना सवाल कर पाऊं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए। क्योंकि बेसिकली देखिए, आप एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, वो है एक बहुत अच्छी गायिका है। आप ने जो है रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम करा है, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड जो संगीत में जो है आपकी कई ऐसे जर्नल्स हैं जिसकी आप चीफ एडिटर भी रही हैं, और कई आपने कंट्रीब्यूशन करे हैं, आपने लिखा है, रिसर्च करी है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक वगैरह वगैरह। साथ में आपका ड्रामा भी मैंने देखा है कि अभी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसे एलन मिथिला यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो वहां पर म्यूजिक, डांस और फैकल्टी ऑफ ड्रामा, उसमें आपका तमाम जो है उस पर आपका काफी बड़ा रोल है। और इस रिसर्च के साथ आप स्टूडेंट मूवमेंट के साथ बहुत जुड़ी हुई है कि स्टूडेंट्स को जो गाइड करती हैं, खासकर म्यूजिक से रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं उन पे करती हैं। आपने पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैंने देखा भरमार लगी हुई थी आपकी तरफ से, जो ऑनलाइन जो वेबिनार और सेमिनार होते थे म्यूजिक से रिलेटेड और शोध होते थे, वो ऑनलाइन आपने इतने करे हैं शायद, क्योंकि बहुत ही रेयर कोई होगा जितना किसी ने करा हो। ये आपकी दिस इज द ह्यूज अचीवमेंट दैट आई कैन मेंशन बिफोर एवरीबॉडी नाउ। तो ये तो अचीवमेंट्स है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं इतने कम महदूद वक्त के अंदर मैं आपकी बातें, आपके बारे में इतना बता पाऊं। आपने आपकी अचीवमेंट्स, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस भी रही है, आप दूसरी जगहों पे भी जाती हैं, परफॉर्मेंस के अलावा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन बड़े होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ में जो हैं आपके अपने शौक हैं वो अलग है, जैसे म्यूजिक वर्ल्ड के बॉम्बे बॉलीवुड में, उसके बाद में आऊंगा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर भी जो गायन जो रहा है उस पर छाप छोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पे, और उस पर तो डिलीट करके आपने धूम मचा दी। तो ये बहुत ही मुख्तसर में मैंने पब्लिक को, अपने नाजरीन को बताया। अच्छा ये बताइए प्रोफेसर लावण्या जी कि इतनी सारी बातों के बाद, इतनी सलाहियतें, इतनी एबिलिटीज, इतनी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आप बेसिकली एक गायिका है। गायिका का जो आपका शुरुआती जीवन में देख रहा था, जब आप मात्र 3 साल की थी, तब से आपकी मदर और फादर, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिली, बाद में आपके साथ गुरु जुड़े। ये यहाँ से अब अपने हिसाब से बताइए कि कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ, और सीढ़ी पर आप चढ़ते 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 आप इतनी मकबूलियत आपने हासिल करी, इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मुझे यहाँ तक लाने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे दादाजी जो आज प्रसिद्ध एक मार्केट है, हथुआ मार्केट, सभी छोटे बड़े शहरों में है, उसके पास के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका आचार्य बृहस्पति जी के साथ बहुत सुंदर ताल्लुक था। अरे वाह। और विभिन्न कार्यक्रमों में कानपुर से आना जाना उनका लगा रहता था। सूरज सिंह जी नाम था उनका। और पिताजी को यह सानिध्य आरंभ से मिला। पिताजी हमारे कानपुर में भी रहे, और उनके विश्वविद्यालय में, उनके महाविद्यालय में आचार्य जी धर्म गुरु थे, आचार्य बृहस्पति जी। तो बहुत घनिष्ठ उनका लगाव था, संगीत के लिए भी, धर्म के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, संगीत के लिए। वहां से जो हमारे पूर्वजों को यह मिला, सो अभी तक निरंतर चल रहा है। और पिताजी को बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ उठने बैठने का, उनके सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों में जाना, कलाकारों से सीखना। संगीत से उनका प्रेम था, उन्होंने संगीत बिल्कुल नहीं सीखा था, लेकिन संगीत से उनका जो लगाव था वह अद्भुत था। उसके बाद उनकी शादी हुई। मेरी माताजी श्यामा सिंह जी ने, मेरी माताजी ने संगीत सीखा था कुछ दिनों तक, और तब सीखा उन्होंने
जब उन्होंने अपनी पुस्तक को हारमोनियम बनाकर रियाज प्रारंभ किया। अब बात है। पुस्तक के कवर को हारमोनियम की भांति बनाती थी और उसके पन्नों को वह उसकी रीड, उसकी पटरी मानकर उसका रियाज करती थी। तो हमारे नाना जी और नानी जी को यह पता चला और वहां से फिर उन्होंने एस.एन. अग्रवाल जी, उनके छपरा स्थित महिला कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उनसे सीखना प्रारंभ किया। और वह जो उनकी जो अंदर की एक आवाज थी संगीत करने की, सीखने की, उसमें आगे बढ़ने की, वह फिर मुझ में उन्होंने डाला। वह हिंदी साहित्य की शिक्षिका थी और मेरे पिताजी पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन पेशे से वह एक सीनियर वकील थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर जब हम लोगों ने सीखना आरंभ किया तो 2-3 वर्षों तक मैंने पिताजी से सीखा, माताजी से सीखा। और माताजी से सीखते सीखते हमारी सबसे छोटी मौसी जी भी हमारे साथ सीखती थी, तो हम 2 मिलकर सीखने जाया करते थे। क्या बात है। घर से बाहर निकलकर पंडित राजनाथ मिश्रा जी छपरा जैसे शहर में एक ब्लाइंड संगीत के शिक्षक थे, उनसे घर के बाहर मेरा प्रथम गुरु के साथ सानिध्य उन्हीं से हुआ। कुछ दिनों सीखने के बाद वहीं एक स्थानीय सीनियर स्कूल में, जिसमें मैं पढ़ती भी थी, पंडित आदित्यनाथ झा जी थे, जो मिथिलांचल के पचगछिया घराना के विद्वान संगीतज्ञ थे। उनके कार्यक्रम बहुत नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर शिक्षक का, एक गुरु का जो गुण था, वह बहुत विशाल था। उनके अंदर बहुत तो कुछ था जिसे हर वक्त सीखा जा सकता था। उनसे मैंने 20-22 वर्षों तक सीखा। वहां से सीखने के बाद मैंने संगीत की प्रवीण की परीक्षा दी, जो बहुत ही मुश्किल था। इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति में जाकर देना परीक्षा और प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होना। आज भी डरते हैं लोग इलाहाबाद में उस परीक्षा को देने से। तो एक ललक थी कि मैं वही परीक्षा दूंगी और वहीं से उत्तीर्ण होऊंगी। तो वहां से मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और उसके बाद जैसा कि आरंभ हो चुका था व्याख्याता बनने के लिए यूजीसी की परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैठना, मैंने उसकी परीक्षा दी। प्रथम बार में ही मैं उत्तीर्ण हुई और फिर बनारस आना जाना लगा रहता था, क्योंकि पिताजी कार्यक्रम किया करते थे। शिवम सांस्कृतिक मंच के माध्यम से उन्होंने कला पर्व नाम का प्रति वर्ष 3 दिनों का एक सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया प्रति वर्ष, जिसमें दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते थे और अंतिम दिन विश्व विख्यात कलाकारों का गायन वादन होता था। और पूरे घर में एक बहुत सुंदर उत्सुकता, कोलाहल का, धूमधाम से संगीत के माहौल को तैयार करने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए दिन भर एक यज्ञ चलता रहता था, महीनों चलता था, तब जाकर यह 3 दिनों का कार्यक्रम फलीभूत होता था। जब मैंने यूजीसी की परीक्षा, नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब मैं बनारस गई। उसी समय मैंने बनारस घराने के बड़े रामदास जी के परिवार में पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी से गाना सीखना आरंभ किया। उसी लगे हाथ फिर मैंने पद्म भूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी से भी ठुमरी की गायकी सीखना आरंभ किया। और उस बीच में कई कलाकारों से कुछ कुछ सीखते रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज के पद्मश्री शेखर सेन जी की माताजी श्रीमती अनीता सेन जी से भी मैंने 2 ठुमरिया सीखी थी। पंडित विद्याधर व्यास जी के समक्ष गाने का अवसर प्राप्त हुआ जब मैं लखनऊ में किसी गेस्ट हाउस में बैठकर अपना रिहर्सल कर रही थी शाम के कार्यक्रम के लिए। तो विद्याधर व्यास जी ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, तो उनका भी आशीर्वाद मिला। ऐसे कई कार्यक्रमों के द्वारा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे मैं बहुत कम अंश में आज कर पा रही हूँ। सही बात। लिखने की जो बात है वो मैंने, मेरी माताजी चूंकि हिंदी की अध्यापिका थी, तो हिंदी सीखना वहां आरंभ हुआ। और इसमें हमारे जो गाइड थे पीएचडी और डीलिट के प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी, उनकी लेखनी बहुत सुंदर थी। तो इन 2 विद्वत जनों का मुझे लिखने में प्रेरणा देने का बहुत बड़ा स्रोत ये दोनों रहे हैं।
मैं जी उन सभी अपने गुरुजनों के प्रति आज पुनः नतमस्तक। जी जी जी। तो इस तरह हमारी यात्रा रही, हम्म, लंबी यात्रा है। हम्म, और उसमें मैंने जो कुछ भी लिखना, पढ़ना, गाना सीखा है, शोध करने के लिए, नई चीजों को प्राप्त करने की ललक, हर अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसमें सच्चाई कितनी है, यह जानने की मेरी अधिक उत्कंठा रहती अरे है। आप जैसे जनों का आशीर्वाद भी इसमें शामिल है। क्या बात, जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए ये तो यादें हैं, और जब यादें अपनी पुरानी मेमोरीज को हम याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और खासकर और आपके। और इन सभी कार्यों को करने में सर हमारे 3 अनुज हैं। हमसे छोटे भाई तबला बजाते हैं, जिन्होंने पंडित गोदई महाराज जी और कुमार राज जी से सीखा है। उनसे जो छोटे हैं वो सितार बजाते हैं, जिन्होंने पटना में सीखा है। और तो सबसे छोटे हैं वो वायलिन बजाते हैं। इनका अपने से ज्यादा हमारे हमसे लगाव था, और मुझे आगे बढ़ाने में इन अनुजों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज भी उनकी प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। आज मेरे माता पिता नहीं है, तो उन लोगों ने उस कार्य को पूरा करने के लिए आज भी जो श्रम किया है वह अतुलनीय है। क्या बात है। देखिए सारी बातें जो मैंने कहा कि मेमोरीज जो है, इतने एक यादगार पल के, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, और दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, इतनी यादें हैं। आपने कितनी अच्छी तरीके से बताया अपना के शुरुआती जीवन जो है, शुरुआती म्यूजिक की तालीम, संगीत की शिक्षा आपने मदर से स्टार्ट करी, फिर कई लोग जुड़ते, और कितने अच्छे अच्छे नाम आपने लिए। अनीता सेन मैडम, जिनको मैं भी बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि यूथ फेस्टिवल्स में उनका आना एज ए बहुत पहले वो था। विद्याधर व्यास जी का तो अभी हमने बल्कि एक इंटरव्यू भी करा था, बोलते आज मैं आ रहा, आपने भी देखा था। खैर इन तमाम लोगों को नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई कितनी बड़ी सेलिब्रिटीज जो लेजेंड्स हैं, उनको जब आप उनके साथ रही हैं, तो ये बताइएगा कि आज का शाम का वक्त है, तो हमारी एक रस्म रही है, ट्रेडिशन रहा है बोलते आने के यूट्यूब चैनल में, कि हम फायदा उठाते हैं और अपने तमाम दर्शक जो हैं उनको एंजॉयमेंट कराने के लिए हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुनते भी हैं। तो आज मेरे जहन में इसी वक्त आ रहा है कि क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है, और मैं आपसे अगर गुजारिश करूं कि अगर इस वक्त आप यमन अगर प्रस्तुत कर दें हमारे, तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आपसे माजरत के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अचानक से पूछ लिया, तो अगर आप पेश कर पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। यमन पे कर जी 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 जी। कल नाही आए मोरिया, कल नाही आए मोरिया, निस दिन मैं का विरह सताए, निस दिन मैं का विरह सताए, कल नाही आए मोरिया, दिन रतिया मोहे चैन न आवे, दिन रतिया मोहे चैन न आवे, तड़प तड़प जिया जाए, कल नाही आए मोरिया, कल नाही आए, कल नाही आए मोरिया,
जब आई है मोरे श्याम सुंदरवा, जब आई है मोरे श्याम सुंदरवा, कोपमान सब छिन में त्यागू, धाय धाय घर लागू, लागू में धाय धाय घर लागू। सज सज सब सिंगार साजना, सज सज सब सिंगार साजना, सज सज सब सिंगार साजना, रन बिहानी भोर भई साँझ, सूखे फूल आंसू सींच भागू, धाय राय घर लागू, लागू में धाय राय घर लागू, लागू में धाय राय 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 घर लागू। वाह वाह वाह, दिस इज सो ब्रिलियंट, फैबुलस। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर लावण्य जी, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे दर्शक जितने भी जुड़ चुके हैं, जो बाद में अगर ज्वाइन किया है, तो दरभंगा से इस वक्त सीधी जुड़ी हुई है प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह कापिया जी, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट होने के अलावा एक एकेडमिक हैं, रिसर्चर हैं। आपकी हमने अभी राग यमन पे प्रस्तुति देखी और एज ए परफॉर्मर तो हमने देख लिया, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये भी बताऊंगा कि आप लिखने में बहुत आगे हैं और आपकी कई पुस्तकें पढ़ी। कुछ पुस्तकों के नाम मैं अवश्य यहाँ पर बोलना चाहूंगा जो आपके द्वारा रचित हैं। पंडित ओंकार नाथ जी ठाकुर एवं उनकी शिष्य परंपरा, संगीत संजीवनी, संगीत सुधा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीत सुरभि, संगीत संप्रति जिसका संपादन करती है, भारतीय संगीतज्ञ इसका भी संपादन आपने करा, भारतीय संगीत ग्रंथ, और फिर से संपादन संगीत सुनिधि और नाट्य निधि, इन तमाम के लिए। और अनुवाद जो आपने करा है हरिमोहन झा की श्रेष्ठ कथाएं, ये एक इनका लेखनी के अंदर खास काम रहा है और बड़े आपको एजाज से आपको नवाजा गया है, बड़े अच्छे बड़े पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। और अब हम आस्ते आस्ते अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरे मुंह से अभी एक चीज निकली और जितने सामीन हैं वो ये पूछना चाहेंगे कि भाई मैंने बोल दिया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का क्यों नाम आ गया है पे। मैंने शायद आपका रिकॉर्ड चेक करा, उसमें पता चला कि शायद आपकी डिलीट हुई है उस पे। डिलीट मैडम, है ना? जी 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 ये तो हमारा हर जितने भी दर्शक हैं अब सुन के कान खड़े हो गए भाई इस पे तो सवाल जरूर पूछिए आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूं भाई इस पे डिलीट करिए आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पे, ये सब्जेक्ट क्यों चुना और क्या समझती हैं और उससे क्या विशेषताएं रही, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। यह विषय चुनना थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता था। जैसे आपने कहा भी कि एक शास्त्रीय संगीत में हमने काम किया, सीखा, शास्त्रीय गायन ही करती हूँ मैं, फिल्मों के गीत गाती नहीं, मंचों पर या फिर लोकगीत गाती नहीं, फिर इसमें रुचि क्यों हुई। एक अजीब सी बात सुनने में आती थी कि शास्त्रीय संगीतज्ञ फिल्म संगीत से परहेज करते हैं, लेकिन वही स्वर हैं जो शास्त्रीय संगीतज्ञ गाते हैं, वही ताल हैं जो शास्त्रीय संगीतज्ञ इस्तेमाल करते हैं, वही लय है, वही राग है, वही उसके तत्व हैं, फिर ऐसी क्या बात है। लेकिन जब मैंने इस ओर ध्यान दिया या शास्त्रीय संगीतज्ञों के कमेंट्स मैंने पढ़े, और जब दोनों अलग फिल्म संगीत को भी और इसको भी, और हमारे जमाने के ये बड़े ही मशहूर संगीतज्ञ हुआ करते, जब भी विविध भारती के कार्यक्रम सुनो, संगीतकार संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो एक बैठता चला गया। और हमारे गुरुजी को प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी को भी जब मैंने अपने डिलीट की बात सामने रखी, इच्छा रखी, तो उन्होंने झट इनका ही नाम ले लिया। तो
हालांकि उसमें थोड़ी कठिनाई लगी, मैं एक विद्यार्थी, कहाँ जाऊंगी मुंबई, कैसे कार्य करूंगी, लेकिन कार्य करने की अगर उद्विग्नता हो तो रास्ते बनते चले जाते हैं। इसने इस चीज को भी विश्वास दिलाया। जब काम करना शुरू किया तो ये पाया मैंने कि शास्त्रीय संगीत में व्याकरण जरूर है, उससे सीखा जा सकता है, उसको सीखा जाना चाहिए, उसके सीखे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी संगीत नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म संगीत ने पूरी दुनिया को सुरीला बनाया, सबको गाना सिखा दिया, गुनगुनाना सिखा दिया। और फिल्म संगीत ने, हम शास्त्रीय संगीतज्ञ कहते हैं कि यह फिल्म संगीत जो है वह शास्त्रीय संगीत नहीं है, उसमें वो लोक संगीत नहीं है। अगर कहीं लोकगीत भी है तो उसमें सुगम की बात आती है, लेकिन फिल्म संगीत ने कभी यह ठूसा नहीं है कि मैं शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं लोक संगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसने हमेशा यह कहा है कि यह फिल्म संगीत है, यह एक अलग विधा के रूप में पनपी है, जिसमें हमारे सारे संगीत, वाद्य हो, नृत्य हो, सुगम संगीत हो, लोक संगीत हो, शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो, सभी कुछ का अंश समाहित है। और वह कभी नहीं कहता है कि मैं अगर राग भैरवी का कुछ लेता हूं तो वह केवल राग भैरवी है, वह नहीं कहता है। तो सुगम संगीत में भी तो भैरवी की प्रस्तुति होती है, तो उसे भी हम नकारेंगे ना, उसे भी हमें त्याग करना चाहिए, हम नहीं प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिल्म ने उसे फिल्म संगीत कहा है, उसने शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोक कुछ नहीं कहा है। लेकिन जहां से जो कुछ लेने लायक है, जो बहुमूल्य है, जो आकर्षक है, जो हमारे समाज के पूरे वातावरण के, समाज के परिप्रेक्ष्य में, समाज को दर्शाने में सहयोगी होगा, उन सभी चीजों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, हम इसे नहीं नकार सकते। वह जो बहुमूल्य कार्य है, वह मुझे टाइप्ड जो एक संगीत निर्देशक होते हैं, बहुत विद्वान संगीत निर्देशक हुए हैं हमारी फिल्मी दुनिया में, लेकिन बहुविध जो होते हैं उनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम ससम्मान लिया जाना चाहिए, लिया जाता है, जिन्होंने हर तरह का संगीत दिया है। गजल की बात हो तो मेरी जिंदगी के चिराग को तेरी बेरुखी ने बुझा दिया। सुन के देखें कितना कठिन है, अगर नहीं पता हो तो हम मदन मोहन का नाम उसके साथ बेशक बेझिझक जोड़ लें, लेकिन वह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, क्योंकि वह उन संगीतज्ञों का दौर था, उन संगीत निर्देशकों का दौर था। शंकर जयकिशन जी के साथ इन्होंने काम किया, तो संगीत को मिक्स करना, उसकी धुनें बनाना, उसमें क्वालिटी पैदा करना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में बहुत था। लक्ष्मीकांत जी धुने बनाते थे और प्यारेलाल उसको सजाते थे, उसके जैसा अरेंजर अभी तक नहीं है। इनके पिताजी ने 400 अरेंजर्स दिए हैं संगीत, फिल्म संगीत की दुनिया को। पंडित राम प्रवेश शर्मा जी गोरखपुर के रहने वाले थे, तो इनके योगदान को कैसे भूल सकते हैं। कहानी टाइप गीत हैं, अगर वाक्य छंदनुमा नहीं है, कोई अलंकार नहीं दिख रहा है, गीतात्मकता उसमें नहीं है, फिर भी संगीत दिया है, अच्छा तो हम चलते हैं। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, कैसा गीत है, इतने सुंदर सुंदर गीतों को सजाया है, बहुत सारे उदाहरण है। गीतों को पुकारना, इसमें भाव इस तरह के पैदा करना, नींद कभी रहती थी आंखों में। जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने हर तरह के गीतों को लिया, उसे कंपोज किया और उसे प्रस्तुत किया। कई सारे गीत ऐसे भी है जिनका विवाद हुआ, अच्छा। तो उन गीतों में विवाद उसके फिल्मांकन के कारण हुआ, उसके दृश्यांकन के कारण हुआ, लेकिन संगीत की जब बात आती है तो जिस तरह उन विवादित गीतों के साथ जो संगीत दिया गया, वह उस परिप्रेक्ष्य में, उस फिल्म की कहानी के मुताबिक इतना सटीक वह गीत हुआ। ऐसे कई गीत आए, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कि उन्होंने संगीत कैसा दिया, तो वो बहुत सफलतम संगीत उनका रहा है। हम फिल्म में कहानी के डिमांड को पूरा किया जाता है,
अगर जब चोर का दृश्य फिल्मांकन किया जा रहा है और वहां हम शास्त्रीय संगीतज्ञ को बैठाकर उसे कुछ राग सुनेंगे तो वो हास्यास्पद से कम कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक तो है। अब जिस जगह जैसी जरूरत है उस जगह वैसे हाँ, नीड संगीत बेस्ड की होना चाहिए। आवश्यकता होती है और उसे जिसने पूरा किया वह एक संगीत की दृष्टि से वह एक सफल संगीत निर्देशक है। बहुत सारे ऐसे गीत है। अगर हम ऑर्केस्ट्रा की बात करते हैं तो हीरो फिल्म को देखें, उसमें कई तरह के अवनत वाद्य, रिद्म वाले वाद्य दिए गए हैं। लगभग 150 वाद्यों का उसमें प्रयोग किया गया था। कर्ज फिल्म को देखें तो उसके ऑर्केस्ट्रा को, जो उसका टाइटल सॉन्ग है, उसको हम जब देखेंगे तो उस ऑर्केस्ट्रा की जब बात करते हैं, जहाँ वृंद की बात होती है, जहाँ कुतब की बात होती है, वहां दिखाई देता है। तो गजलों में गजल दिखाई देता है, गीत में गीत दिखाई देता है। अध्यात्म की बात हो, धार्मिक कोई ऐसा प्रसंग आता हो तो उस तरह की बात दिखाई देती है। अगर लोक की बात आती है तो बहुत कई क्षेत्र के लोकगीत वहां दिखाई देते हैं। लौकिक तत्वों की बात आती है तो सावन का महीना पवन करे शोर, यह एक बहुत बिंदु है उस पर, जिसमें हम एक जगह जाकर देखते हैं कि कितना लौकिक उसको बनाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह का संगीत उन्होंने दिया और उनसे मिलने का अवसर मिला तो हमने बहुत कुछ सीखा। कैसे संगीत तैयार किया जाता है, किस तरह का श्रम किया जाना चाहिए, किस तरह आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। तो लाजवाब। उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ किस तरह काम किया, लता जी के लिए तो सबसे अधिक गीत आपने तैयार किया। ठीक है। और लता जी का बहुत एक तरह से वरद हस्त कहे, आशीर्वाद कहे, सहयोग कहे, उनके लिए हमेशा तत्पर रहना कहे, वह भारत रत्न यूं ही नहीं रही। लता जी का बहुत बड़ा योगदान है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जीवन, जो बरसात के दिनों में पानी की लहरें या पानी का झोंका या पानी का बूंद घर में न आ जाए, इसके लिए ये बच्चे हाथ ऐसे करके पानी को निकाल के फेंकते थे, वह आलम था। और जब पहला गाना बिना का गीत माला में हंसता हुआ नूरानी चेहरा गया और पान की दुकान पर जब इन्होंने वह बिना का गीत माला की उस श्रृंखला को सुना, पान वाले को भी नहीं पता था कि जिसने इसका संगीत दिया है वह हमारी दुकान पर खड़ा होकर सुन रहा है। वाह 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 वाह। यह मतलब ये कौन से बात कर रही है? कोई पर्टिकुलर गाना बताइएगा कि किसकी? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें और रंग सुनहरा, क्या बात है। बिल्कुल। तो वह इन सब बातों को जानकर हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हम बहाना ढूंढते हैं कि हमें तो अवसर नहीं मिला, हमारे पास गरीबी का वह आलम था, हमारे पास साधन नहीं थे, तो ऐसी कहानियों को, ऐसे प्रेरणा स्रोत जो व्यक्तित्व हैं, उनको उस तह तक जाकर उन्हें पढ़ना चाहिए, उसको गुनना चाहिए कि हमें किस तरह प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। तो यह आलम था और आज का दौर। और मैं बताऊं कि इंडियन आइडल में मेरी ये किताब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को जब दर्शाया गया था तो प्यारेलाल जी के साथ मेरी यह किताब आई थी। अच्छा। तो मुझे गर्व होता है अपने कार्य पर। मैंने किसी को कहीं तक तो ये बात पहुंची कि इंडियन आइडल में जब प्यारेलाल जी को लाया गया तो प्यारेलाल जी के साथ मेरी पुस्तक को भी उसमें डाला गया। मैं आपको भेजूंगी, आप उसको देखेंगे सर। यह आप सभी श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद है और मुझे यह श्रम करने का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, मैं यही आकांक्षा रखती हूँ। फैंटास्टिक। हमारी कांग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। देखिए, और जब मैं यह पुस्तक लेकर उनके पास गई, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वह मैं व्यक्त नहीं कर सकती। भूलेंगे नहीं आप। लता जी से मिलने का अवसर प्यारेलाल जी के कारण ही मुझे मिला और ये सब जो मुझे प्राप्त हुआ है, यह फिल्म संगीत को यूं ही नकार देना एक सिरे से
मुझे कुछ नहीं, असह्य सा लगा। अभिन्न पार्ट है हमारा, और हमारे जितने फिल्मी सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के सब शास्त्रीय रागों पे आधारित हैं ज्यादातर, आप कोई भी ले लीजिए तो। और उनका स्ट्रगल का पीरियड जो आपने बताया वो बहुत, और वो जो किस तरीके से वो पानी की बूंदों को रोकते थे बारिश की, वही तो कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जिनके होठों पे हंसी यानी मुस्कुराहट है और पांव में छाले हैं, मेहनत कर रहे, लेकिन हकीकत में वही तेरे चाहने वाले होंगे। आखिर में पुरस्कार उन्हीं को मिलता है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बड़ी एक बात को बताने के लिए, और दर्शकों को ये आपने पुस्तक का यहाँ पर सबको दिखाया, बड़ी खुशी हुई। अच्छा, यमन हमने सुनी, अब ये बताइएगा कि यमन के बाद वो तो क्लासिकल ले लिया, थोड़ा सेमी क्लासिकल में अगर हम आ जाए तो सेमी क्लासिकल में कोई कुछ भी, ठुमरी है, दादरा है, चैती है, कोई या कजरी है, जो आपके मन में आए हमारे दर्शकों के सामने प्लीज पेश कीजिएगा। अभी हमारे देश का समय चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम देश की बात करते हैं। ठीक है। राग देश में एक बहुत पुरानी ठुमरी है। अच्छा। उसे हम श्रृंगार का भी कह सकते हैं। अच्छा। उसमें दर्शन भी है, और हम जिस तरह से उसे अपनाएं वैसा दिखता है। बहुत अच्छा, प्लीज। नदिया बर भई, नदिया बर भई, सुनर माला पार लगा दे मोरी नाव, मोरा सैया बुलाए आधी रात, नदिया बर भई। दिस इज ऑसम, बेहतरीन, क्या बात है। प्रोफेसर लावण्य जी, आपसे बड़ा अच्छा इस वक्त इंटरव्यू चल रहा है। हमारे बोलते आने यूट्यूब चैनल के जितने भी सामीन हैं इस वक्त वर्ल्ड ओवर, एक मैं ये बात देख रहा था अभी कि आपके पीछे जो कैबिनेट है उसमें बड़े सुंदर आपके इनामात रखे हुए हैं, बड़े अच्छे आपको जो पुरस्कार मिले हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और मुझे याद आ रहा है कि आपका जो बायोडाटा हमने खंगाला, उस देखने के बाद ये देखा बड़ी जमानों से
मैं कहूँगा 1985 खासकर आपका एक ऐसा साल था जिसमें आपने खास काम करा। फिर उसके लगातार 90s वगैरह में आप, क्योंकि आपने जैसे यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करा, बाद में तो आप जज बनी, पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं आपके यूथ जब थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त आपने पार्टिसिपेशन करा, यूथ फेस्टिवल्स में करा, आपने शायद जो नेशनल सर्विस स्कीम में भी करा, आपने जो यूथ लीडरशिप कैंप में, बल्कि मैं वो भी कहूँगा उसमें भी करा। कहने का आसार ये है कि आपने यूथ के साथ रहते हुए, देखिए बाद में एकेडमिक्स में आके आपने पढ़ाया, समझाया सब कुछ, लेकिन खुद एज ए लर्नर जब आपने करा, तो ये तमाम चीजों को संजो कर जब हम देखते हैं, तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि यूथ एक्टिविटीज का रोल जो है, युवा कार्य जो है हमारे, उन युवा मामलों का जो है एक सवाल पूछना चाहूंगा कि उनका क्या महत्वता है हमारी जो होलिस्टिक पर्सनालिटी या सर्वांगीण विकास के लिए यूथ के लिए होता है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसके बारे में थोड़े आपके तजर्बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, इससे आपसे अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। यूथ के लिए काम करना, युवा बने रहना, युवा बनकर युवाओं को प्रोत्साहित करना, आपसे बढ़िया उदाहरण कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आपने यह बात कही है, तो बचपन से तो हम सीखते रहते हैं, सीखते सीखते किशोर अवस्था में जाते हैं, 18, 19, 20 तक जाते जाते हमारे अंदर वो बहुत सारी चिंगारियां जो वो फूटना शुरू होती हैं। खेलने में भी मुझे करना है, पढ़ने में भी करना है, संगीत में भी करना है, हर क्षेत्र में मुझे दौड़ लगानी है। तो यह जो एक समय आता है, उस समय में वह युवा या उसके जो उस युवा को जो रास्ता दिखाने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो आग उसके अंदर डाल दी जाए, वह धधक कर ही निकलेगी, वह शांत नहीं होगा। बस उसे उस आग को एक और चिंगारी देने की जरूरत होती है कि वह फूट पड़े, या वह चिंगारी है उसमें एक और तिल्ली डालने की जरूरत है, वह एक मशाल बन जाए। तो यह एक ऐसा अवसर है जिसको पहचानने की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं युवा खुद अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं, कहीं कहीं उनके साथ आप जैसे लीडर होते हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं जो उनको पहचानते हैं, या उनके माता पिता का रोल होता है जो उनमें वह बात भरने के लिए केवल उनको उनके ऊपर दबाव नहीं डालते, उसके आसपास वह माहौल तैयार करते हैं। दबाव डालते रहेंगे कि तुम्हें बहुत अच्छा गाना है, तुम्हें रियाज करना है, तुम्हें शाम में रियाज करना है, सुबह करना है, उसके गले की वह क्षमता नहीं है, वह नहीं कर पा रहा है, वाद्य पर है वो नहीं कर पा रहा है, उसको तेज धावक बनना है, उसकी शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है, लेकिन उसको प्रेशर डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमें माहौल तैयार करना है, वह हर समय कुछ करने के लिए उसके अंदर वह उत्तेजना आए, वह शक्ति मिले, वह केवल शारीरिक मानसिक सब कुछ हो सकता है, तो पूरी माहौल तैयार करने की जरूरत होती है, और वह माहौल उनके लिए आजीवन गुरु का कार्य करता है, और वही वह अपने आगे के पथ में भी ले जाकर करते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चे कभी कभी ऐसे आते हैं जिनके अंदर बहुत ललक है करने की, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला है, तो हम उनके लिए उस उत्कंठा को दबाने की कोशिश नहीं करते। हम उन्हें बताते हैं कि आपके साथ यह कमजोरी है, यह बताते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, प्रयत्न अधिक करना होगा, और किस तरह का प्रयत्न करने से आप जल्दी प्रस्फुटित होंगे। तो यह जब उनमें एक मानसिक विकास एक क्रम ले लेता है, एक रास्ता बना चुका होता है, उसमें जब उस चीज को भरा जाता है तो वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं। और मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि मुझे यह अवसर बार बार मिलता है, और वही मेरी संतुष्टि है कि हमसे संतुष्ट हैं बच्चे, वे युवा संतुष्ट हैं, तो मुझे वह संतुष्टि मिलती है, और मुझे लगता है कि मैं सही कार्य कर सकती हूँ और करना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रोफेसर लावण्या जी।
देखिए, ये जो डिस्कशन चल रहा है इस पे हम, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन और द मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, जो हम बातचीत कर रहे हैं, हर क्षेत्र देख रहे हैं अपना। और उसके अंदर जैसे एक बड़ा अभी मैंने सवाल पूछा और उस आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए, तो उस पे बॉडी, सोल एंड माइंड, ये तीन तो बड़ी चीजें आती हैं जब हम, है ना। और जब हम सोल की बात करते हैं तो उसमें अध्यात्म आता है, और अध्यात्म आता है तो तसव्वुफ की बात आती है, और तसव्वुफ की बात होती है तो अपने बनाने वाले, अपने क्रिएटर की तरफ देखते हैं, और हम जो है आत्मविभोर हो जाते हैं, आत्मिकता की तरफ पढ़ते हैं, और अध्यात्म से जब रिलेटेड है तो इस वक्त मैं आपसे एक भजन की गुजारिश करूंगा जो हमको आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा और स्प्रेड करे हमारी फीलिंग्स को। कोई भजन प्रस्तुत कीजिए जी। सूरदास की एक रचना है, हे गोविंद राखो शरण। प्रभु की से प्रार्थना है, और बिहार में हरिहर क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ सोनपुर का मेला लगता है, और गज ग्राह की लीला वहाँ बहुत प्रसिद्ध रही है। किस प्रकार उसे ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने उन्हें बचाया था, आज वह ज्यादा प्रासंगिक है आज के दिन। तो मैं उसी को प्रस्तुत करती हूँ। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण, मेरा पीवन है तू गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धर पछारे, गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधार, नाक कान डूबर लागी, नाक कान डूबर लागी, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, गोविंद राखो शरण, द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो, गरुड़ तजे सिधारे, सूर कहे श्याम सुंदर, सूर
कहे श्याम सुंदर आस है तिहारे, आस है तिहारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद राखो शरण। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भजन आपने गाया। अब हम आखिरी मरहले पे पहुंच गए प्रोफेसर लवनेकीर्ति जी अपने इस प्रोग्राम के, और एक बड़ा अहम सवाल जो कि है, मैंने ऑलरेडी आपसे थोड़ा सा पूछा था यूथ एक्टिविटीज से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनके बारे में। अब सबसे आखिर में मैं एक सवाल करूंगा और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा ताकि आप पहले से ही सोच लें कि मैं आपसे एक फोक सॉन्ग की भी चाहूंगा कि बाद में इस प्रोग्राम को जैसे इस सवाल खत्म होता है उसके बाद हो, तो ताकि मैं आपको इस वक्त इम्प्रॉम्प्टू पूछ रहा हूं तो आप तैयार भी कर लीजिएगा। ये बताइएगा कि हमारे यूथ जो है उनके लिए दो एक तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण अभी पौने तीन सालों में जो हुई हैं। एक तो कोरोना के बाद जो असर पड़ा है उनकी लाइफ्स के ऊपर, पूरी दुनिया में हर शोबे में हर एक किस्म से हर एक शख्स को पड़ा है, लेकिन यूथ जो है और भारत में जो यूथ है दैट द सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है करीबन 64% जो है हमारी युवाओं की है। और इस वक्त जो वो एक डायलमा जिसे कहते हैं, एक डिसइल्यूजनमेंट या एक घबराहट भी है उनके सामने, और बड़ा एक ऐसा टूटा टूटा सा उनके सामने का मंजर है कि वो क्या करें, ये ना करें, वो ना करें, हर चीज का अभाव हो रहा है। तो उसमें संगीत की बड़ी एक भूमिका है। तो यूथ के लिए कोई ऐसा मैसेज, और साथ में जो ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं जो कि म्यूजिक संगीत में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स दीजिएगा कि उनको क्या करना चाहिए, ये इस पे प्रकाश डालिए, हमारे युवाओं के लिए कोई मैसेज दीजिएगा। ये बहुत ही अहम बात है सर कि यूथ क्या करें। हम जिस परिस्थिति में अभी जी रहे हैं पिछले 2.5-3 वर्षों में, तो निश्चित ही बहुत ही कहना चाहिए कि दर्दनाक समय बीता है और हम घरों में कैद हो गए। जो जिस युवा का समय था कि वह अभी बाहर निकल कर दुनिया देख सकता था, वह अपने लिए रास्ते तलाश कर सकता था, वह अपना क्षेत्र विशाल कर सकता था, उसको फैला सकता था, कुछ एक्टिविटीज कर सकता था, उसमें अपने लिए कुछ रास्ता बना सकता था, प्रशस्त कर सकता था मार्ग, तो घरों में बंद हो गए। लेकिन एक आवश्यकता जब होती है तो कहा गया आविष्कार की जननी है। इसने हमें बहुत कुछ तलाशने का अवसर दिया और जब तलाशा गया तो बहुत कुछ तराश कर भी बाहर आया। हमने जो यह माध्यम बनाया, हमारी जो अकुलाहट थी कि हम घरों में कैद हो गए, अब क्या करेंगे, किसी से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के घर परिवार में भी नजदीक बैठ नहीं सकते थे, कुछ छू नहीं सकते थे। तो यह इंटरनेट जो हमारा माध्यम बना सर, इसने बहुत कुछ दिया भी है। हम उस पे उंगलियां फेरते फेरते बहुत कुछ सीखे। जो यूथ फेस्टिवल्स आपने कराए और उसमें इतनी प्रतिभाएं देश भर में फैली हुई है, बल्कि उन प्रतिभाओं में से विदेशों में कईयों ने कार्य किया है, कर रहे हैं और वहां जाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें रास्ता मिला। उन प्रतिभाओं में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जूम ऐप को, गूगल मीट ऐप को, इन सब चीजों को तराशा है कि आज जब हम आरंभ किए थे इस कार्यक्रम को तो हम 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे, आवाजें बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन आया इस टेक्नोलॉजी में उन युवाओं का भी बहुत बड़ा हाथ। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसमें फेसबुक पर लाइव आना,
गूगल पे लाइव आना, यूट्यूब पे लाइव आना, जूम पे लाइव आना, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किस तरह से संचालित किया जा सकता है, इसमें किस तरह से कार्यक्रम को एडिट करके उसे कहीं पहुंचा सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर भी आज हमारे लिए अर्थोपार्जन का माध्यम बना है और खूब हो रहा है। यह जो हम आज कोई कार्य रिसर्च करते हैं और हर कुछ को हम गूगल से पूछने जाते हैं, मैं 100% उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वहां हर कोई लिखता है, हर कोई वहां अपनी चीज डालता है। बहुत बड़ा ज्ञानी भी डालता है और जिसको थोड़ा कम ज्ञान है, अज्ञानी है, वह भी डालता है। वह हमें उस नजर को हमको खोल कर रखने की जरूरत होती है। लेकिन यह भी एक माध्यम बना। युवा जो इस क्षेत्र में थे, संगीत के क्षेत्र में, उन्हें भरपूर मौका मिला अपने को अभ्यास के द्वारा प्रशस्त करने का, अभ्यास के द्वारा अपने को एकदम सजग बनाकर अपने रियाज के द्वारा अपनी आवाज को मधुर बनाना, उस मेलोडी को बनाना, वॉइस कल्चर करना, जो वाद्य के हैं उनको अपने वाद्य पर उंगलियों को तैयार करना, नर्तक नर्तकियां अपने लिए खूब अभ्यास कर, घर में बंद होकर अभ्यास कर तैयारी करना, उसका भाव पक्ष मजबूत करना। एक तरह तरह के आयाम, नृत्य केवल नृत्य नहीं है, नाट्य नहीं है, उसमें नृत्य है, तो उसमें अभिनय भी समाया हुआ है। वह भाव भी हमारे पास आना चाहिए, तभी हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे गाने में भी वह बात होनी चाहिए। बहुत विकास किया है इन 2 वर्षों में युवाओं ने, क्योंकि उन्हें अभ्यास करने का खूब मौका मिला और घर बैठे बड़े बड़े कलाकारों को सुनने का अवसर मिला। तो इसने अवसर भी दिया है और हमने बहुत कुछ पाया है। हम ऐसे लोगों से जुड़ गए इन दिनों में कि जिन्हें हम नाम जानते थे केवल, और उनको देखा तक नहीं था। उनको मैंने देखा, उसको सुना, उसको समझा, उससे ज्ञान प्राप्त किया। बहुत ऐसे थे जिनका नाम नहीं सुना था, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे, उनके बारे में भी पता चला। तो इसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। हमारे इतिहास में यह एक अवसर ऐसा है जहां हमने आविष्कार करके विपरीत परिस्थितियों में हमने कुछ सीखा है। रही बात बाहर तलाशने का अवसर नहीं मिला, तो यह एक दुखद पहलू इसका जरूर है। और जब इस अंधकार वाले समय से हम बाहर निकले हैं, तो हम ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं कि जो हमने गंवाया है, जितना समय हमारा व्यर्थ गया है, वह हमें कितना जल्दी हम उसकी भरपाई कर ले, तो हम उसके लिए भी प्रयत्नरत हैं। और हमारे युवा इसमें बहुत कार्य कर रहे हैं। और उनकी मानसिकता आज के युग में हम कहते हैं कि कंप्यूटर युग का बच्चा है, निश्चित कंप्यूटर युग का बच्चा है। और उनके पास प्रतिभाएं जितनी हैं, उतने अवसर भी हैं। हमें उसको तराशना खुद ही है, हमें उसमें विकल्प खुद ही तलाशना है, और वहां तक पहुंचने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी तय करना है। क्या ही अच्छा हो कि जब हम मंजिल तक पहुंचे तो वो मंजिल थोड़ी और आगे बढ़ जाए, ताकि हम और आगे बढ़ते जाए। तो इस तरह की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी युवाओं के लिए है, और वो इसी तरह परिश्रम करें और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए ढेर सारी बधाइयां भी। ठीक है प्रोफेसर लावण्य जी, क्योंकि टाइम हमारे पास अब खत्म होता जा रहा है, मैंने कहा था कि आप एक लोकगीत को भी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, लोकगीत को भी प्लीज प्रस्तुत कीजिए। एक लोक शैली है हमारे पास सोहर की। जब शिशु का जन्म होता है, होने वाला रहता है, या जन्म के उपरांत खुशी का माहौल होता है, तब हम उसको गाते हैं। घर में बहुत सुंदर माहौल होता है। गोर में जे सोहेला गोरहरा, पंक्ति है गोर में जे सोहेला गोरहरा, यानी पैर में पहनने वाली जो पाजेब है वो कितना सुंदर लग रहा है शिशु के लिए। तो हर एक शिशु को भगवान राम या कृष्ण मान लिया जाता है, तो ऐसा वर्णन है इसमें। गोर में जे सोहेला गोरहरा, तो गले मोहर माला सोबे हो, लालन दूध
दूरी खिलन जानी जई है, खोजन तो है के जई है हो। लालन दूरी खिलन जानी जई है, खोजन तो है के जई है हो। एक तो मैं बाबा की दुलारी, सतोरे भैया की बहिन, लालन दोसरे मैं सैया के सुहागिन, खोजन तो है के जई है हो। दोसर सैया के सुहागिन, खोजन तो है के जई है हो। एक बन गईली दोसरा बने अवरु, तीसरा बने हो। लालन देख लो कदम जूरी चैया, तले बंसिया बजावा। लालन देख लो कदम जूरी चैया, त बंसिया बजावा। गोर में जे सोहेला गोरहरा, तगले मोहर माला सोबे हो। लालन दूरी खिलन जानी जई है, खोजन तो है के जई है। ये सोहर की एक रचना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी हमारे साथ सीधी दरभंगा से जुड़ी हुई थी। ये इख्तिताम है प्रोग्राम का। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाला। प्रोफेसर लावण्य जी, बेहतरीन आपकी गुफ्तगू रही, बेहतरीन आपकी पेशकश, बहुत ही अच्छा गाना गाया। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था कि सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चासू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने यहाँ मुझे अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बोलते आईने, बोलते आईने।